हमारे देश भारत में चीन के 250 से ज्यादा ऐप्स को नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा मानकर पिछले 1 साल में बैन किया गया। लेकिन आज आपको चीन और चीन के आइडिया पर चलने वाले उन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने की दस्तक देनी है जो भारत के नागरिकों यानी कि आप और हमारे सम्मान और जीवन दोनों से खेल रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। कर्ज एक बोझ होता है, फिर चाहे वो 2000 का हो या 2000 करोड़ का। कर्जदार डरता है कि कहीं कर्ज देने वाला सबके सामने उससे पैसे ना मांग ले और बस हिंदुस्तानी नागरिक के इसी डर को हथियार बनाकर 5 मिनट में लोन देने वाले चीन के ऐप्स हमारी जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं। ये पूरी कहानी दस्तक की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। एक गांव, कैमरा घूमता है, भीड़ लगी है, टेंट लगा है, कैमरा और घूमता है, हर तरफ बैठे हुए लोग हैं। यहाँ कोई जश्न की तैयारी नहीं, ये मातम का गांव है। क्या आप भरोसा करेंगे, भारत के दक्षिण में एक गांव में बेटी के रोने के पीछे वजह चीन के कुछ लोग और चीन के ऐप हैं, लेकिन क्यों और कैसे? अब दूसरी तस्वीर देखिए। पिता अपनी बहू को संभाल रहे हैं, बेटे ने जान दे दी, पूरा परिवार बिखर गया। लेकिन क्या आप भरोसा करेंगे, देश में एक परिवार के महीने के मोबाइल फोन, इंटरनेट बिल जितना कर्ज लेने पर कुछ नागरिकों को जान देनी पड़ रही है, जिसके लिए कर्ज के बोझ में मृत्यु जाल फैलाने वाले जिम्मेदार चीन के ऐप हैं। कल जो फॉरेन नेशनल हमने अरेस्ट किए हैं वो चाइनीज हैं। चीनी ऐप से कर्ज का मृत्यु जाल कुछ ऐसा है जो चंद मिनट में लोन देंगे, 1500-2000 का छोटा कर्ज बांटेंगे, कोई इनकम प्रूफ नहीं मांगेंगे, छोटी समय सीमा का कर्ज तुरंत खाते में डालेंगे, समय पर नहीं भरा तो कई गुना पेनल्टी लगाएंगे, कर्ज भरने के लिए दूसरे ऐप से आप लोन लेंगे, किस्त नहीं दी तो लोन लेने वाले की फोटो सार्वजनिक हो जाएगी, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर निकाल कर आपको बदनाम करने लगेंगे। परेशान होकर कर्ज लेने वाला जान दे रहा है। बिहार से लेकर बंगाल तक, मध्य प्रदेश से तेलंगाना तक अब तक इन चाइनीज ऐप के कारण करीब 15 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है और इस सिलसिले को तुरंत रोकने के लिए दस्तक देना जरूरी है ताकि जांच एजेंसियां हो जाएं सतर्क और आप हो जाएं जागरूक और जिम्मेदार। क्योंकि जिस परिवार को अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर रोते हुए देख रहे हैं, ये 36 साल के मोहन के परिजन हैं। कौन मोहन? जिन्होंने दावा है सिर्फ 10,000 रुपए का कर्ज अचानक कुछ जरूरत पड़ने पर एक इंस्टेंट लोन ऐप यानी तुरंत कर्ज देने वाले एक चीनी ऐप के जरिए लिया, लेकिन फिर उस कर्ज को चुकाने के नाम पर चीनी कंपनी के मृत्युजाल में उलझकर फांसी लगाने को मजबूर हो गए। अब तक की तफ्तीश में पुलिस के मुताबिक कैश मामा, लोन जोन, धनाधन लोन, कैश अप, कैश बस, मेरा लोन ऐसे 50 से ज्यादा चाइनीज ऐप कर्ज के नाम पर बहुत बड़ी मुसीबत बांट रहे हैं। ऐसे ही एक चाइनीज ऐप से मोहन ने भी कर्ज लिया। ऐप स्टोर से डाउनलोड होने वाले ज्यादातर चाइनीज ऐप चंद मिनट की प्रक्रिया के बाद तुरंत 1500 से 50,000 तक का लोन देते हैं। कर्ज भरने की मियाद 7 दिन से कुछ महीनों के भीतर तक की होती है, लेकिन ये ऐप एक दिन के हिसाब से कई गुना ब्याज वसूल कर किसी की जरूरत का फायदा गैर कानूनी तरीके से उठा रहे हैं। ऐसे मोबाइल ऐप एक दिन किश्त न चुकाने पर 3,000 रुपए तक की पेनल्टी लगा रहे हैं। जैसे मोहन तय वक्त पर किस्त नहीं भर पाए तो सोचिए उनके साथ क्या कुछ किया गया कि उन्हें जान देनी पड़ी। ये सच अब आप हैदराबाद पुलिस की एसीपी शिखा गोयल से जानिए। जब आप रीपेमेंट, आपका शेड्यूल शुरू होता है और अगर आप वो रीपेमेंट नहीं करते हैं तो कॉल सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। जैसे हम लोगों ने 2 कॉल सेंटर हैदराबाद में, 2 गुरुग्राम हरियाणा में और 2 बैंगलोर में इन कंपनीज के हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए और उन पे रेड किया और जिसमें करीब 2000 एम्प्लॉई काम करते हैं।
तो ये फिर कॉल सेंटर के जो टेलीकॉलर्स हैं फिर ये लोन जिसने लिया है उसको फोन करना शुरू करते हैं फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। और अगर आपका रीपेमेंट में आप डिफॉल्ट करते हैं तब ये आपको काफी परेशान करते हैं, काफी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, आपको डिफेम करते हैं, जिससे कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और परेशानी ये जिसने लोन लिया उसको दी जाती है। आप सोचेंगे कि अगर तेलंगाना में इस बेटी को चाइनीज ऐप से 5 मिनट में कर्ज मिल जाने के बाद अपनी जान गंवानी पड़ी तो ऐसे कैसे बदनाम करने की धमकी दी गई होगी। ये बात समझने से पहले जान लीजिए, हैदराबाद पुलिस की अब तक की छानबीन के मुताबिक चाइनीज ऐप से इंस्टेंट लोन लेने वाला ये गोरख धंधा 21,000 करोड़ रुपए के पार पाया जा चुका है। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का ट्रांजैक्शन मिल चुका है। यानी डर है कुछ और लोगों को कर्ज की किश्त न भर पाने पर बदनाम करने की धमकी देकर ये डिजिटल कातिल लालची साहूकार जिंदगी और मौत के बीच झूलने के लिए मजबूर कर रहे होंगे। आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक। शुरुआती जांच में अगर ऐसे चाइनीज ऐप से 21,000 करोड़ रुपए के कर्ज लेने की जरूरत आम लोगों को पड़ी तो क्यों? इस कारण को आइए पहले हम जान लेते हैं। सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि हमारे देश भारत में 45% लोग ऐसे हैं जो महीने में सिर्फ 10,000 रुपए या उससे भी कम कमाते हैं। ये अफसोस की बात है। मतलब यह हुआ कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो किसी सरकारी कैश योजना का फायदा नहीं उठा पाती और बड़ी जरूरत के छोटे छोटे कर्ज बैंक से लेने के चक्कर काटने से बचती। लॉकडाउन के दौरान यह दावा है कि हमारे देश में रोज कमाने रोज खाने वाले करोड़ों लोगों के काम धंधों पर असर पड़ा और यही वो समय रहा जब दावा है कि तुरंत यानी कि इंस्टेंट लोन देने वाले मोबाइल ऐप सक्रिय हुए। एक्सपर्ट्स के अनुसार हमारे देश में इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप्स में अभी 60 से 70% चाइनीज ऐप्स हैं। ये सामने आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। तो क्या ये पूरा का पूरा रैकेट चीन से सीधे हमारे देश भारत आया या पहले चीन में ही ये कहानी शुरू हुई? आपकी टीवी स्क्रीन पर एक तरफ चीन की तस्वीर है, आपकी टीवी स्क्रीन पर दूसरी तरफ भारत में कर्जदार के मोबाइल में मैसेज बॉक्स का स्क्रीनशॉट है। और इन दोनों कहानी में दो समानता। पहली समानता चीन की, दूसरी समानता कर्जदार बनाकर पैसा चुकाने के बदले मौत का फैसला लेने तक की मजबूरी पैदा करने वाली बदनामी। इन इंस्टेंट चाइनीज लोन कंपनियों का फंदा किसी तिलिस्म से कम नहीं है। जहां सन 2016 में इन कंपनियों पर आरोप लगा कि इन्होंने अपने ही देश चाइना की लड़कियों के न्यूड तस्वीरें मंगाई, वहीं हिंदुस्तान में इन कंपनियों के मकड़जाल में फंस कई लोगों ने मौत को गले लगाना मुनासिब समझा है। हैदराबाद और तेलंगाना की बात करें तो करीब आधा दर्जन ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं और पुलिस मामला दर्ज कर ऐसे आत्महत्याओं की पड़ताल कर रही है। 1.5 महीने पहले दावा है कि चेन्नई में कॉलेज जाने वाली छात्रा से ऐसे ही एक तुरंत कर्ज देने वाले मोबाइल ऐप ने किश्त वक्त पर ना चुका पाने पर रात में बिना कपड़ों के कॉल करने को कहा था, जिस छात्रा ने बाद में जान दे दी। ऐसे खतरे बढ़ रहे हैं। अब तक देश में हैदराबाद से लेकर गुरुग्राम तक छापेमारी करने के बाद तेलंगाना पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की उनमें ज्यादातर के पीछे दिमाग चीन के नागरिकों का मिल रहा है। 27 साल का लैम्बो उन्हीं में से एक है, जिसे भारत छोड़ चीन भागने के दौरान दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा गया। इसमें क्या है कि 4 कंपनियां विच आर लिंक टू 30 लोन एप्स, इनका अभी तक जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आई है ये 10 बैंक अकाउंट अब तक फ्रीज हो चुके हैं, जिसमें करीब 80 करोड़ रुपए फ्रीज हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन में आया है सामने कि कोई 1.25 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिसमें कोई 20-21 हजार करोड़ का ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ये पैसा कहाँ से किधर आ रहा है और किस तरह का ये मूवमेंट है, ये अभी तफ्तीश चल रही है। इसमें 2 सवालों के जवाब जानने बाकी थे। पहला कि जहां कर्ज के बदले जान देनी पड़ जाए वो लोन क्यों ऐसे ऐप से लिया जा रहा है, और दूसरा सवाल कर्ज न भरने पर बदनामी की धमकी देने वाले ऐप कैसे कर्जदार की पर्सनल जानकारी हासिल कर लेते हैं।
इस लोन ऐप में है कि जब आप एक गूगल प्ले स्टोर पे जाके अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो उस समय आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फोन्स और ऐसे पर्सनल डिटेल्स शेयर करने पड़ते हैं और आप छोटा लोन अमाउंट 2,000 से 10,000 का इस पे ले सकते हैं और ये लोन अमाउंट 7 से 15 दिन के बीच में रीपेमेंट का साइकिल इसका शुरू होता है। ये लोन लेने के लिए कोई आपको कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती और शायद इसीलिए है कि छोटा अमाउंट के लोन बहुत सारे लोग लेने के लिए इन एप्स का सहारा ले रहे हैं। तो क्या ऐसे एप्स को रोकने का तरीका नहीं? क्या ये कानून नहीं तोड़ रहे? क्योंकि नियम कहता है या तो आरबीआई से रजिस्टर्ड बैंक कर्ज दे सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन नियम तोड़कर ये मृत्यु जाल फैलाने वाले ऐप्स का शिकार भारत का नागरिक बन रहा है, जिसे रोकने के लिए जरूरी है आप अपने आसपास के लोगों से बात करिए, पूछिए कहीं उनमें से किसी ने ऐसे ऐप से कर्ज तो नहीं लिया, उनकी सहायता करिए और दस्तक दीजिए ऐसे मोबाइल ऐप को तुरंत सरकारें बंद करें। आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक। तो पैसों की जरूरत कभी भी किसी को भी पड़ सकती है, आपको और हमें, लेकिन वित्तीय मामलों की जानकारी सलाह देते हैं कि ऐसे ऐप से कर्ज लेने की जगह आप कुछ दूसरे रास्ते अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको पैसों की जरूरत है तो सबसे पहले आप अपने परिवार या दोस्तों से आप उधार मांग सकते हैं। यह सबसे सुरक्षित तरीका होता है, ऐसे आप बच सकते हैं इन ऐप से। दूसरा ढंग और तरीका यह कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब यह हुआ कि आपका अगर घर है तो घर के बदले आप बैंक से लोन ले सकते हैं जिसका ब्याज दर जो होती है पर्सनल लोन से काफी कम होती है। सबसे बढ़िया आपके पास ऑप्शन होता है। आप अपने निवेश पर भी लोन ले सकते हैं, जैसे आपके पास सोना है, गोल्ड या म्यूचुअल फंड है तो उस पर भी आप लोन ले लीजिए। इसके अलावा एक और तरीका आपके पास है, अगर आपने पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, बैंक एफडी कर रखी है, कुछ पैसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख है आपके पास, तो आप उस पर भी लोन ले सकते हैं। इसके अलावा कई संस्थान अपने कर्मचारियों को लोन की सुविधा देते हैं या जरूरत होने पर आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं महंगे लोन से बचने के लिए। यानी कि आप अपनी कंपनी से कह सकते हैं कि मैं आपके यहां काम करता हूं, आप मुझे लोन दे दीजिए, हर महीने मेरी सैलरी से इतना काट लीजिए। तो दुर्भाग्य से भी अगर आप कर्ज के जाल में फंसे हैं या फिर आप चीन के इस इंस्टेंट लोन ऐप के चक्कर में हैं और ये लोन ऐप आपके घर पर दस्तक दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ठहर जाइए प्लीज। हमारे बताए रास्ते पर चलिए, हमारे बताए रास्तों पर परिवार के साथ विचार कीजिए और अपने परिवार को, अपने आप को बर्बाद होने से आप बचाइए। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने पूछा, हमें नहीं पता आंदोलन करते किसान कोरोना से सुरक्षित हैं या नहीं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब बीजेपी के नेताओं से किसान आंदोलन को लेकर बातचीत की और आज ही किसानों ने अपनी शक्ति का ट्रेलर ट्रैक्टर से दिखाया। लेकिन क्या कल 9वें दौर की चर्चा में, बातचीत में समाधान की पूरी फिल्म दिखाई देगी? दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र वाले अमेरिका की संसद की इमारत पर जब सत्ता के अंधे हुए समर्थक चढ़ाई करते दिखे, तब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में संसद से पास कृषि कानून को वापस कराने की मांग में ट्रैक्टर से विरोध के लोकतांत्रिक तरीके को अपनाते किसान नजर आए। जहां तक आप नजर दौड़ा लीजिए, पीछे तक आप देखिए, लगभग 15 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये वो रास्ता है जिसको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहते हैं। कुंडली से लेके टीकरी तक के रास्ते पर यहाँ पे ट्रैक्टरों का रेला लगा है। तमाम किसान बेहद जोश में हैं और एक वो रिहर्सल जिसके जरिए सरकार को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है। अमेरिका के इतिहास में जब दीवारों पर लटकते प्रदर्शनकारी, खिड़कियों को तोड़ते ट्रंप समर्थक, अमेरिकी संसद के पास गोली चलाने को मजबूर करने वाले समर्थक दाग लगा रहे थे लोकतंत्र पर, तब हिंदुस्तान की राजधानी के पास विकास के हाईवे पर किसानों के ट्रैक्टर के पहिए लोकतंत्र को कुचलने के लिए नहीं, बल्कि भारत का राष्ट्र ध्वज हाथ में लेकर अपना विरोध, अपनी मांग के लिए जताने निकले। किसानों की परेड रिहर्सल इस ट्रैक्टर के साथ केएमपी हाईवे पर आगे बढ़ रही है। क्यों निकले कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर 3000 से ज्यादा ट्रैक्टर? क्यों निकले दिल्ली के ढासा बॉर्डर पर 2500 ट्रैक्टर? क्यों शाहजहांपुर तक 750 ट्रैक्टर लेकर किसान प्रदर्शन करते दिखे? क्यों उधम सिंह नगर में भी 450 ट्रैक्टर के साथ किसान आंदोलन करते दिखे? क्या इसलिए क्योंकि 8 दौर की बातचीत में
आधी मांगे ही पूरी हुई। अभी कानून रद्द कराने और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिलाने की मांग बाकी है। गुरुवार को होने वाली 9वें दौर की चर्चा से पहले ट्रैक्टर से ट्रेलर दिखाया। अगर आप अपनी ताकत दिखाएंगे तो सरकार को लगेगा कि ये ताकत भी दिखा रहे हैं, बातचीत भी करना चाहते हैं, रास्ता कैसे निकलेगा? इसका रास्ता कुछ नहीं है। हम जो अपनी रैली कर रहे हैं ये सिर्फ किसानों की मदद करने के, जो हमारे भाई बैठे हैं उनके, जिसे गवर्नमेंट को ये लगे, जो सरकार है, कि जिससे कि किसानों में सब में एकता है और जो चाहते हैं वो चीज हो। जी, जो हमारा बिल पे हम ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं उसे वापस लो, और हम जो अगर ये आप वापसी ले लोगे तो हमारा भी ये काम यहाँ से हट जाएगा। ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि कल एक बार फिर से किसान और सरकार आमने सामने होंगे, और यहाँ पर देखिए एक तरफ ट्रैक्टर है, दूसरी तरफ ये ट्रॉली है, और इसके जरिए किसान आगे की ओर बढ़ते हैं। चुनावी रैलियों में नेता रोड शो करते हैं, सभा में भारी भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखाते हैं। इस बार वही ताकत 43 दिन से आंदोलन करते किसानों ने दिखाई, ये बताते हुए कि 26 जनवरी तक की तैयारी कर ली है। 26 तारीख की भी तो तैयारी करनी है ना हमें भाई। 26 तारीख से लोग ट्रैक्टर रैलियां निकाल लेंगे, 26 तारीख को दिल्ली में परेड में शामिल होंगे, तो ट्रैक्टर कैसे लाइन में चलेंगे? बहुत बड़ी होगी। ये तो एक झलकी है, ये तो एक झलक है, ट्रेलर है, ये एक ट्रेलर सरकार को दिखाने के लिए। ये संदेश हम दे रहे हैं, ये ट्रेलर है और फिल्म दिखाएंगे 26 जनवरी को। जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए ये किसान अपनी ट्रैक्टर रैली के जरिए सरकार को देना चाहते हैं बड़ा मैसेज। क्या अगले दौर की जो बातचीत कल होनी है उसमें बीच का रास्ता निकल पाएगा? इस पर लगातार बड़ी कवरेज आज तक पर जारी रहेगी। यूं तो हिंदुस्तान में किसान के पास ट्रैक्टर होना विकसित और विकासशील होने की निशानी है, लेकिन इस ट्रैक्टर वाले ट्रेलर से ज्यादा जरूरी है कि आंदोलन के समाधान की फिल्म पूरी हो और अंत में लिखा आ जाए एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी और आशुतोष मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। और आइए अब बात करें अतिक्रमण के भाईचारे की। मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है, जहां पर एक सड़क को घेरने के लिए मंदिर और मजार के संचालकों ने ऐसा भाईचारा दिखाया कि प्रशासन भी हैरान रह गया। उत्तर प्रदेश का बरेली, जहां लाठीचार्ज होता है, पुलिस की सख्ती की वजह ये बेकाबू भीड़ है जो पत्थर लेकर उसकी तरफ लपकती है। अरे क्या कर रही माता, देखो इसे। अब सवाल है कि बरेली में इस हंगामे और कहासुनी की वजह क्या है? ये महिलाएं आखिर इतना नाराज क्यों? इस सारे विवाद की जड़ी तस्वीर है। प्रशासन का दावा है कि मजार प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी, लेकिन जब प्राधिकरण की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। लेकिन बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ दिया। गौर करने वाली बात यह है कि सरकारी सड़क पर मजार के बहाने इमारत बनाई गई। ये बात यहाँ रहने वाले लोग भी मानते हैं। पहले ये छोटी सी मस्जिद थी, 10 बाई मुश्किल से 10 की, लेकिन प्रशासन की इस पे आपत्ति है कि नया निर्माण करा लिया गया। अभी इन्हें बोलो तो अब एक को बोलो। हाँ बोलो। हाँ ये बात आपकी सही है। मजार की तरह इस मंदिर पर भी जेसीबी चली, जिसका बरामदा अतिक्रमण करके बनाया गया था। क्या मंदिर की भी आगे भी लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, वो भी हटाया गया है? जी, मंदिर के आगे भी जो अतिक्रमण था उसको भी हटाया गया है। मजार के आगे जो अतिक्रमण था वो भी हटाया गया है, जिससे कि रोड का हमारा रास्ता क्लियर हो गया है। दोनों धार्मिक स्थल सुरक्षित हैं और उनको नहीं छेड़ा गया। धार्मिक स्थल की आड़ में अतिक्रमण की बीमारी सारे देश में फैली हुई है, जिस पर साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट सख्त टिप्पणी भी कर चुका है। अदालत ने कहा था सड़क पर चलना सभी का अधिकार है, ईश्वर कभी किसी के रास्ते में बाधा नहीं बनते, इसीलिए अवैध निर्माण क्यों न तोड़े जाए। बरेली की ये कहानी अतिक्रमण के भाईचारे की मिसाल है, जिनका मकसद मिलजुल कर इस सड़क को निकलना था। कृष्ण गोपाल राज, बरेली आज तक। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।